Hello everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, you like, share and don't forget to subscribe so that you don't miss any video from Physics Online Education. Students, जो मेरा आज का लेक्चर है वो BSc 5th सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के अंदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट एंड वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके आगे 2 पार्ट्स हैं, पैरिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, जो किससे रिलेटेड है? शेप ऑफ न्यूक्लियस से। हम जो न्यूक्लियस की शेप है उसको स्फेरिकल लेकर चलते हैं, लेकिन जब हम इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड विद द शेप ऑफ न्यूक्लियस एंड इट अराइजेज ड्यू टू non-uniform distribution of electric charge within periphery of nucleus। पेरिफेरी मतलब जो न्यूक्लियस की परिधि है उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि इट इज़ रिलेटेड टू द डेविएशन ऑफ द शेप ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री। जो न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमेट्री है उससे कितना डेविएशन हुआ है वो हमें किससे पता चलता है? इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट से। अगर हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट का फॉर्मूला देखें तो वो होता है 2/5 जेड बी स्केयर माइनस ए स्केयर, वेयर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, बी क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस about symmetric axis, और A क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस about an axis perpendicular to symmetric axis। ठीक है, ये हमारे पास एक सिमेट्री है, सिमेट्री एक्सिस है। ये न्यूक्लियस है, ये सिमेट्री एक्सिस है। ये बी और ये हमारे पास क्या है? ए है, ठीक है। अब जब हम न्यूक्लियाई विद मास नंबर लेस देन 20 की बात करते हैं, देखो जब मास नंबर लेस देन 20 होगा तो जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है उनके अंदर उनकी वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यूज़ कम होंगी तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो हमारे पास उस केस में बी किसके इक्वल होगा? ए के, जैसा कि ये दिख रहा है b इज इक्वल टू ए है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माने तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसको पुट करेंगे b इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। q 0 का मतलब क्या है? परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री।
मतलब आपके पास शेप जो क्या है, कैसी है, स्फेरिकल है। ठीक है, उसके बाद हम अगर मास नंबर ग्रेटर देन 20 लेते हैं, अगर हम एटॉमिक नंबर 20 से अबव लेते हैं, तो हमारे पास क्या होंगे, दो केसेस होंगे। ठीक है, दो केसेस होंगे। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। तो दो केसेस क्या होंगे, दो केसेस इस तरह से होंगे। एक केस में क्या होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ ज़्यादा होगा, सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग। ये ए हो जाएगा और ये क्या था, सिमेट्रिक एक्सिस थी, ये बी हो जाएगा। जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। जब b ग्रेटर देन a होगा तो आप q के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास q क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और q की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। जब q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो यहाँ पर शेप बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलेट। ठीक है, एक केस ये हो गया, प्रोलेट होगा ये। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बी ये ए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ जो एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग थी। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए बड़ा है बी से, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और क्यू क्या होगा, लेस देन 0। और इस केस में जो शेप बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ओबलेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो किसके केस में आती है, ल्यूटीशियम के केस में आती है, जिसका मास नंबर होता है 176। ल्यूटीशियम के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है, और कितनी आती है, +8 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वेयर। और जो मिनिमम वैल्यू आती है वो एंटी मनी के केस में आती है, जिसका मास नंबर होता है 123, और उस केस में वैल्यू क्या आती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब हम जो क्वाड्रपल डायपोल मूवमेंट के जो डायमेंशंस हैं वो किसके हैं, जैसे एरिया के डायमेंशन होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट है वो कैसे आ रहा है कि जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस एक्सिस के अलोंग ज़्यादा है, मतलब जितना एरिया की बात कर रहे हैं हम, जितना एरिया इनक्लोज करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट है उसके डायमेंशन कैसे होते हैं, जैसे एरिया के होते हैं, और इसको हम मेज़र करते हैं बार्न के अंदर। क्यू को किसके अंदर मेज़र करते हैं, बार्न के अंदर। 1 बार्न जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बार 10⁻⁻28 मीटर्स के एरिया के यूनिट थे। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये आई है, मिनिमम वैल्यू ये आई है। अगर हम इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो देखो ये ऑर्डर क्या है, बहुत कम है। 10⁻⁻28 खुद ही एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो उसके आगे अगर हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें तो वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जब 10⁻⁻8 बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही थी जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसका मतलब क्या है, जो डेविएशन हम लेकर चल रहे थे स्फेरिकल सिमेट्री का वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो हम न्यूक्लियस की शेप को कैसे कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो जितनी भी हम प्रॉब्लम्स न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियर की शेप है वो कैसे लेके चलते हैं, न्यूक्लियर की शेप स्फेरिकल लेके चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट। नेक्स्ट इज वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज।
फर्स्ट इज parity and second is statistics. पैरिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1925 में डी ब्रोगली ने मूविंग पार्टिकल के बारे में स्टडी किया और उनके अकॉर्डिंग एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट और विच कॉरस्पॉन्ड्स टू अ वेव फंक्शन। और वो वेव फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेव फंक्शन साई ले लिया, वो वेव फंक्शन डिपेंड करता है स्पेस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है। और जो पैरिटी है वो डिपेंड करेगी द बिहेवियर ऑफ द वेव फंक्शन। कैसे, देखो अगर मेरे पास ये वेव फंक्शन है, अगर मैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स का इन्वर्जन कर दूं, मतलब x को -x में चेंज कर दें, y को -y में, z को -z में, इन्वर्जन के बाद अगर वेव फंक्शन x y z, अगर वेव फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस इज सेड टू बी इवन पैरिटी। तो क्या होगी, इवन पैरिटी होगी, ठीक है। और अगर ऑन इन्वर्जन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आए, तो न्यूक्लियस इज सेड टू बी ऑड पैरिटी। पैरिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। कैसे, जो पैरिटी है वो डिपेंड करती है एंगुलर मोमेंटम पे भी। हम लेके चलते हैं कौन से रूल से, -1 की पावर l। अगर एंगुलर मोमेंटम आपका इवन है तो पैरिटी क्या होगी, इवन होगी, और अगर एंगुलर मोमेंटम ओड है तो पैरिटी क्या होगी, ओड होगी। दिस इज ऑल अबाउट द पैरिटी। अब हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और दूसरे होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कार है या बस है, हम क्या करते हैं, कार और बस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कार है, ये बस है, हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं इनका जो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है वो हम किससे देते हैं, एमबी स्टैटिस्टिक्स से। एमबी मतलब एमबी मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इनका जो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है वो किससे देते हैं, एमबी। एमबी मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें, इसके अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, मिजॉन्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जिनको हम ना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हम बात करें एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या करें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास, इनका जो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है वो हम किससे देते हैं, वो हम देते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से। एमबी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स थी और हमारे पास जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वन इज बीई बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और नेक्स्ट इज एफडी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें अगर, तो 2 टाइप्स के हमारे पास पार्टिकल्स होंगे। वन इज क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के पार्टिकल्स होंगे। वन इज बोसॉन्स और नेक्स्ट इज फर्मियोन्स, ठीक है। तो जो फर्मियोन्स हैं ये किसको ओबे करते हैं,
एफडी स्टैटिस्टिक्स को, एफडी स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। दूसरा ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। क्या होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? इसके अकॉर्डिंग नो टू फर्मियोन्स कैन हैव सेम क्वांटम नंबर, या दो आइडेंटिकल फर्मियोन्स एक ही क्वांटम स्टेट के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे, एफडी स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? फर्मियोन्स बोलते हैं। और इस केस में जो इंटीग्रल स्पिन होती है वो कैसी होती है? इंटीग्रल स्पिन हाफ इंटीग्रल स्पिन ऑफ एच कट होती है। या तो हमारे पास क्या होगी? h/2 होगी या 3h/2 होगी एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास क्या होगी? हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी। ठीक है, उसके बाद जब हम फर्मियोन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो वेव फंक्शन है, द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फर्मियोन्स इज एंटीसिमेट्रिक। इसके अंदर जो वेव फंक्शन होता है वो कैसा होता है? एंटीसिमेट्रिक होता है। और ये एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या है? इसको हम इस तरह से समझते हैं। मान लो हमने एक हीलियम लिया, ठीक है, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। हम एक सिस्टम लेके चलते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? r2 है। तो अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम का जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा? इसका वेव फंक्शन क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का साई r1, दूसरे का वेव फंक्शन क्या है? साई r2। पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होगा? साई r1 साई r2 इज इक्वल टू साई r1 इंटू साई r2। ठीक है, अगर मैं अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को स्वैप कर दूं, बदल दूं, ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, आइडेंटिकल है, कोई चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, जब हम इसको स्वैप करते हैं तो मेरे पास वेव फंक्शन सिस्टम का क्या हो जाएगा? साई r2 साई r1 साई r2 साई r1। ठीक है, तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन कब होगा? जब साई r1 r2 चेंज होने पे क्या आया हमारे पास? जब हमने स्वैप किए हैं ये वेव फंक्शन इसमें चेंज हो गया था ना, साई r2 r1। ठीक है, चेंज होने पे जब नेगेटिव साइन आए तो हमारे पास ये सिस्टम कैसा होगा? ये वेव फंक्शन कैसा होगा? एंटीसिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो फर्मियोन्स कैसे पार्टिकल्स हैं जो एफडी स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। स्पिन क्या होगी? हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ठीक है, और दूसरा जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोसोन्स की बात करें तो बोसोन्स कौन से पार्टिकल्स होंगे जो बीई स्टैटिस्टिक्स को ओबे करें? बोसोन्स कौन से पार्टिकल्स होंगे जो बीई स्टैटिस्टिक्स को ओबे करें? ये दे डू नॉट ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। इनके अंदर जो स्पिन होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच कट का। ठीक है, एच कट होगी, 2h कट होगी, 3h कट होगी एंड सो ऑन। और इसके अंदर जो वेव फंक्शन होगा, द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द बोसोन्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब जब हम साई r1 r2 इज इक्वल टू साई r2 r1 विद पॉजिटिव साइन आएगा तो इसके अंदर जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा? सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। So this is all about the properties of nucleus. In next lecture we will study binding energy, mass defect and binding energy curve. Thank you.